ये एग्रेरियन क्राइसिस का शब्द, इसका मतलब क्या है? एग्रेरियन क्राइसिस क्या है? जब ट्रांसलेट करते हैं हम सब ये शब्द यूज़ करते हैं कृषि संकट। वो सही है लेकिन कम है, वो पूरा रियलिटी नहीं है। जो हम कृषि संकट कहते हैं, मैं 10 साल से पहले ये कह रहा हूँ कि ये कृषि संकट से बहुत बढ़ गई। ये समाज की संकट है, ये सभ्यता की संकट है और हमारी इंसानियत की संकट है। सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी कितनी गिर गई, कितनी किलो गिर गई, लोग बहुत मर गए, वो आत्महत्या हो चुका है 3,30,000। इट्स अ वेरी सैड मैटर, लेकिन वो भी एक मैनिफेस्टेशन है क्राइसिस का। वो खुद क्राइसिस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वो भी सुइसाइड क्राइसिस है, संकट है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन एक शक्ल है बड़ा क्राइसिस का। तो ये नहीं है कि आदमी कितने आत्महत्या कर चुके हैं, प्रोडक्टिविटी कितने गिर गए हैं, ये है, लेकिन ये भी है हमारी इंसानियत कितनी गिर गई है कि हम चुपचाप बैठे हैं जब 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है इस देश में, और वो सरकार का नंबर है 3,30,000। 1995 से 22 साल का डेटा है उसमें, और वो डेटा भी जो नंबर है 3 साल केंद्रीय सरकार ने नंबर ही बंद कर दिया, इसलिए कि इतना बुरा था, इतना खराब था नंबर। 3 साल। ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ये आत्महत्या नंबर। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 2017 में भारत सरकार NCRB को बंद कर दिया 10 महीने। सोचा कि ये किसानों आत्महत्या का प्रॉब्लम बहुत पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव है, ये हमको क्यों चाहिए? NCRB बहुत डेटा लेते हैं, सिर्फ किसानों का डेटा नहीं, देश में कितना एक साल में कितना मर्डर हुई, कितना रेप हुई, कितना एट्रोसिटीज हुआ वीकर सेक्शंस पे, ये सब गिनती है NCRB। तो मैंने NCRB रिपोर्टिंग अभी 20 साल कर चुका हूँ, और एक दिन सडनली वो हमारा डेटा वहीं से आती है। मैं गिन नहीं सकता हूँ कितना किसान है देश में, वो सेंसस कर सकती है। कितना लोग आत्महत्या कर चुका है वो पुलिस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो NCRB पुलिस डेटा ही यूज़ कर रहा था मैंने, और एक दिन मोदी सरकार ने NCRB को बंद कर दिया और उसको मर्ज कर दिया। वो NCRB इज एन पावरफुल डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री जी का रिपोर्ट करते हैं वो डिपार्टमेंट, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो उसको बंद करके ये NCRB का डेटा कहाँ से आते हैं, कैसा गिनते हैं नंबर? NCRB का डेटा है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, उसमें भी बहुत मिस करते हैं डेटा, लेकिन किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस डेटा में। जो समाज का फॉल्ट है वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये क्या किया उसने? तो कैसा कलेक्ट करते हैं NCRB नहीं कलेक्ट करते हैं डेटा।
इट इज़ अ सेंसस। एनसीआरबी का सेंसस करते हैं। देश में जितना पुलिस थाने हैं, जितना पुलिस स्टेशन है, उसका डेटा हर साल मिलते हैं। हर पुलिस स्टेशन, देखो अगर ये खन्ना कौन सी जिला में पड़ा है? लुधियाना। लुधियाना में जितना पुलिस स्टेशन है, हर साल उनका पूरा नंबर, मर्डर, अदर आईपीसी क्राइम्स, रेप, ये सब लेके फाइल करते हैं डेटा। एक बॉडी है डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिला क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो लुधियाना का हर पुलिस थाने वहाँ देते हैं उनका डेटा। फिर पंजाब में जितना जिला है, सबके पास एक जिला क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। वो सब ऐसा करके हर जिला का डेटा एक बॉडी को देते हैं अमृतसर में, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राज्य क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और देश में कितना राज्य है, वो सब राज्य क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी को फाइल करते हैं डेटा। इसका मतलब है कि एनसीआरबी का डेटा देश में कितना हजारों पुलिस स्टेशन है वहाँ से आया। आप ये कह सकता है कि ये सेंसस जैसा एक्सरसाइज है, उसको बंद कर दिया और डिपार्टमेंट एनसीआरबी लेके मर्जर कर दिया दूसरा डिपार्टमेंट में, पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ब्यूरो। ये बकवास डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ नहीं होता है। एक दो छोटा सैंपल सर्वे करते हैं, वो भी आउटसोर्सिंग करते हैं मार्केट रिसर्च एजेंसीज को। व्हेन यू टेक द वर्क फ्रॉम एनसीआरबी and give it to Police Research Bureau, Research and Development Bureau, BPRD, Bureau of Police Research and Development, इसका it is like taking देश का जो चुनाव होता है ना, जनरल इलेक्शंस, वो डेटा लेके आप ओपिनियन पोल में मर्ज कर रहा है उतना ही, that is the amount, that is the sense it makes. You're taking the data of the entire election and putting it in your favorite opinion poll. आपको जिस opinion poll पसंद हो उसमें डाल दीजिए डेटा। यही किया सरकार। लेकिन 10 महीने में उतना डैमेज हुआ सरकार को, इसलिए कि डेटा नहीं है। 10 महीने के बाद वही सरकार, जो मोदी सरकार कभी पीछे नहीं हटते हैं, वो एनसीआरबी को एक बार रिवाइव किया, डीमर्जर हुआ। ये पहली बार हमारे इतिहास में एक बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ा मिनिस्ट्री में मर्ज करके डीमर्ज हुआ 10 महीने के अंदर। तो ये है आपका एनसीआरबी नंबर्स में भी प्रॉब्लम है, मैं उस पर कुछ कहता हूँ। लेकिन अग्रेरियन और एग्रीकल्चर को भी फर्क है। आपको समझना चाहिए कि एग्रेरियन क्राइसिस क्या है, एग्रीकल्चर में क्राइसिस है तो अभी 70 साल से भी है, 200 साल से भी है एग्रीकल्चर में हमारा क्राइसिस। वो नया चीज़ नहीं है। हर किसान जानते हैं संकट के समझ बात मतलब क्या है, हर किसान जानते हैं देश में। लेकिन एग्रीकल्चर में लोग समझते हैं कि इस देश में किसान का जनसंख्या 60% है, 50% है। एक्चुअली ये सच नहीं है। किसानों का परसेंटेज जनसंख्या कम होते ही रहते हैं, इसलिए कि संकट की वजह से करोड़ों किसान कृषि छोड़ के दूसरा काम देखते हैं। पिछले 20 साल में, जिस साल में हमारा नया आर्थिक नीति कहते हैं, जिस साल से वो शुरू किया,
1991 में वो सेंसस लेंगे और 2011 सेंसस लेंगे। इन दो सेंसस के बीच में इस देश का किसानों का जनसंख्या 150 लाख गिर गई। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 15 मिलियन, करेक्ट, 15 मिलियन जनसंख्या कम हो गई किसानियत का। 1991 सेंसस से 2001 सेंसस तक गिर गई 72 लाख, 72 लाख कम हो गई। 2011 सेंसस में देखेंगे तो और 77 लाख रिड्यूस हो गया। हाँ, मतलब 149 लाख, 15 मिलियन जनसंख्या कम हो गया। 1991 से पहले क्या हो रहा था? हर सेंसस में किसानों का जनसंख्या बढ़ रहा था, किसानों का जनसंख्या बढ़ रहा था। 61, 71, 81, 91 से गिर रही है। जिस दिन से हमने ये नया आर्थिक नीति, नियो लिबरलिज्म, ये सब हमने एम्ब्रेस किया, हमारा इकोनॉमी और उसको नियो लिबरलिज्म को शादी कर दिया, और वहाँ से आपका रिजल्ट्स दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो क्राइसिस, लॉन्गर क्राइसिस के बारे में मैं आई विल थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आप सबको ये जानना चाहिए, मैं करंट सिचुएशन में कुछ बात करना उसके ऊपर। यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर, जो संघर्ष और किसान आंदोलन चल रहा है सिंगू टीकरी में, मित्रों, ये पैंडेमिक के समय में दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट ये है, और कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं भी। आप देखिए, इन द वर्ल्ड दिस इज द बिगेस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट। और कितना अभी 10 महीना हो रहा है, 10 मंथ्स। मैंने सिर्फ एक स्ट्रगल देखा जो इससे ज़्यादा 19 महीना गया, लेकिन वो एक सेट ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स मुंबई में, ये पूरा देश का किसान है, उनका इंटरेस्ट है। 1980-81 में टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ मुंबई 19 महीने रहा स्ट्राइक पे, लेकिन उसका नंबर्स बहुत कम है इस कंपैरिजन में, और मोबिलाइजेशन बियॉन्ड वर्किंग क्लास नहीं था। सो फर्स्ट थिंग, this is the greatest protest movement on earth under the pandemic. दूसरा, देखिए, बहुत ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने तक सस्टेन कर रहे हैं, कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब तक भी, इवन नाउ, द किसान आंदोलन हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड मेनी विक्ट्रीज। पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन को बदल रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं। देखिए, जब चुनाव हुआ बंगाल, केरल, तमिलनाडु में, ओपिनियन पोल में, तमिलनाडु का ओपिनियन पोल, सिर्फ किसान का ओपिनियन पोल नहीं, इलेक्शन का ओपिनियन पोल, पूरा जनसंख्या का, वहाँ एक सवाल पूछा, व्हाट इज योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है? जो किसान, ये पंजाब हरियाणा लोग बैठा है वहाँ दिल्ली में, व्हाट इज योर एटीट्यूड? आप सपोर्ट करते हैं, ओपोज करते हैं क्या? कोई ओपोज नहीं किया, लेकिन
82% टोटल सॉलिडेरिटी बताया। वो देखिए, वो सिर्फ किसान, तमिलनाडु का किसान नहीं, तमिलनाडु का आम जनता बात कर रहे हैं उसमें। किसान में होगा तो 110% होगा। और अगर वो ओपिनियन पोल आप करेंगे आंध्रा और केरल में करेंगे, 90% से ज़्यादा मिलेगा आपको। वहाँ तो भी बड़ा किसान मूवमेंट है। इस महीने मैं जा रहा हूँ गुंटूर में, इसी टॉपिक के ऊपर प्रेसिंग है। जो वहाँ सिंगू और टिकरी में बैठे हैं, देखिए वहाँ जब वो गया, मैं था सितंबर अक्टूबर में, क्या बात, क्या एटीट्यूड था सरकार का। हाँ, ऐसे ट्रेंच बना दिया 10 फुट बाई 10 फुट। बहुत लोग आप जो यहाँ बैठे हैं, आप देखे खुद, आप देखे हैं वो खुद, 10 फुट बाई 10 फुट ट्रेंच, बैरियर्स लगाता, बार्ब्ड वायर लगाता, कैनन, वाटर कैनन। अरे 80 साल का बूढ़ा उसको विंटर में वाटर कैनन से मारेगा तो वो मरेगा तो मरेगा, वो क्या करेगा। और मैंने देख रहा था और मैंने उस दिन लिखा कि अरे इस टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन में एलओसी पे कभी देखा नहीं। चीन का बॉर्डर पे जो चल रहा था उसमें 5% मोबिलाइजेशन नहीं है, जितना मोबिलाइज किया पुलिस और बीएसएफ और सीपीआरएफ किसान के खिलाफ। हाँ, हमारे देशवासी, हमारा सिटीजन, उनके खिलाफ, चीन के खिलाफ आप नेगोशिएट सब कर रहे हैं, ठीक है, करो, अच्छा है। लेकिन इन लोग के खिलाफ बड़ा ट्रेंच डिग आउट। और देखिए ये भी है, वायलेशन ऑफ लॉ भी है उसमें। याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जब सरकार ने बड़ा सुपर हाईवे को 10 फुट बाई 10 फुट ट्रेंच डिग करेगा तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है क्या? और वो 3 कानून, एक बात मैं उसके बारे में कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए, ये कानून सिर्फ किसान के बारे में नहीं है। किसान वर्ग पूरा देश का इंटरेस्ट चैंपियन कर रहा है इस कानून के खिलाफ। क्यों? देखो 3 एक्ट है ना, अभी एक्ट बन गया। पहले जून 20 पिछले साल जून में जब सूचना मिला कि सरकार कुछ करने वाला है, ऑर्डिनेंस ला गया जून में। उस समय से किसान यूनियन, किसान आंदोलन मांग रहा था हमसे बात करो, डिस्कशन करो, कुछ नहीं किया। सितंबर 5 को पार्लियामेंट में लेके आए वो 3 कानून, और वहां हारने वाला था राज्यसभा में। क्या किया? 8 राज्यसभा मेंबर को एक्सपेल कर दिया, सस्पेंड करके हटा दिया हॉल से। उसमें मेजॉरिटी मिलना चाहिए, 8 मेंबर, और उसमें आप 2 मेंबर, सीपीएम का राजेश और एक और, वो कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा चुपचाप बैठा है पार्लियामेंट पे। लेकिन उसको नंबर चाहिए, वो हारने वाला था राज्यसभा में वो लॉस के ऊपर। हरवंश जी ने 8 मेंबर को सस्पेंड कर दिया, तब भी डर में था अभी भी हम लूज कर सकते हैं। तो क्या किया? वॉइस वोट किया। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है वॉइस वोट के लिए। वो डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए फ्लोर पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ वॉइस वोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
वो सेक्रेटरी जनरल तीन रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने क्लैरिफाई किया, हिंदू ने, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। ये एक कन्वेंशन बन गया। अलग अलग सरकार, जब हम, ठीक है, अगर हम वॉइस वोट लेंगे, चलो हम लंच ब्रेक लेंगे अभी, हाँ उसमें वॉइस वोट ले सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं। लेकिन आई आस्क, अगर सवाल है कि देखिए आपका प्रॉपर्टी सब मैं कब्जा कर रहा हूं, चलो वॉइस वोट ले, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अटर रबिश। आपका प्रॉपर्टी पूरा मैं कब्जा करता हूं, हाँ वॉइस वोट लगाओ, और उसको भी, उससे पहले 8 लोग को हटा दो हॉल से, इसलिए कि इतना डर है वी विल लूज। ठीक है, उनको हटा दिया और वॉइस वोट लिया, और 3, पहली बात वो वॉइस वोट और एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उस सिचुएशन में, उस एक्ट्स के ऊपर। दूसरा, एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होता है। केंद्रीय लिस्ट, जिसमें सिर्फ केंद्रीय सरकार कानून ला सकते हैं, जिसके ऊपर, मतलब डिफेंस, फिनेंस, कस्टम्स, करेंसी, इसके ऊपर राज्य सरकार कानून नहीं ला सकते, तो वो केंद्रीय लिस्ट बताते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा कानून का पावर केंद्रीय लिस्ट पे है। दूसरा लिस्ट है राज्य लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ राज्य असेंबली, राज्य लेजिस्लेचर, ओनली स्टेट्स कैन लेजिस्लेट, वो उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य लिस्ट। तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट पड़ा है, दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून ला सकते हैं, इसलिए कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं उसको। कृषि, एग्रीकल्चर राज्य लिस्ट में है, केंद्रीय लिस्ट में नहीं है। एग्रीकल्चर इज इन द सेंट्रल लिस्ट, इसका मतलब है कि इफ इज नॉट इन द सेंट्रल लिस्ट, इट इज इन द स्टेट लिस्ट। If the center passes such legislations, it has to get the acquiescence of 2/3 of the states. It cannot do that. It cannot pass legislation changing the constitution on its own by voice vote. तो ये किया उसने. It was a violation of federal structure, of federal law, of laws, and it was a huge setback to federalism. State rights, अभी आने वाले साल में state rights, federal rights, autonomy rights, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव इशू बनने वाला है भाई साहब, बड़ा एक्सप्लोसिव इशू बनने वाला है। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखो जितना इंटरवेंशन आ गया सेंटर का, स्टेट राइट्स में बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है इसमें। ठीक है, तीसरी बात, एक्चुअल कानून। तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूं आपको। सितंबर में 5 तारीख को वो कानून बिल लाया असेंबली, संसद में, सितंबर 14 तक वो पास हो गया। क्या जल्दी था वो? दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू एपीएमसी का, इट वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू। अरे आपके सामने पैंडेमिक है, कोविड है, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन किसान का कानून लाना है। क्यों? मैं बताऊं, इसलिए कि ये लोग सोचा ये देहाती
ये लोग सब कोविड की डर में घर में बैठा है, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई संघर्ष मंघर्ष कोई नहीं करते हैं, किसी के पास ताकत नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, अभी कर लो। अभी भी वही टैक्टिक चल रहा है पार्लियामेंट में। जब ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है वो लॉस पास कर रहा है। उसका अंडरस्टैंडिंग है कि अब मैं आपको मार सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैनॉट हिट मी बैक। अब डर में बैठे हैं घर में कोविड की वजह से। वो एक्सपेक्ट नहीं किया, एंटिसिपेट नहीं किया कि किसान लोग ऐसा खड़ा होके दिल्ली में पहुंच जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि वी विल हैव टॉक्स। अरे जून 2020 से किसान यूनियन, किसान आंदोलन गवर्नमेंट से बेग कर रहा था, हमसे बात करो, पास मत करो, पहले बात करो। तो ये भी हुआ दैट दे पास द लॉज एट दैट टाइम। उसका एसम्पशन था कि ये बेस्ट टाइम है, रैम थ्रू द लॉज। वही कर रहे हैं अभी भी। जब ऑपोजिशन का 8 तृणमूल एमपीज का सेशन के लिए एक्सपेल कर दिया और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। जो प्रोटेस्ट कर रहा है ऑपोजिशन 2 चीज़ पे, एक पेगासस, दूसरा फार्म वाला कानून, कृषि कानून, वो भी है उसमें जुड़े हुए पेगासस के साथ। तो उस समय वो नहीं सोचा कि आप लोग खड़े होके दिल्ली पे पहुंच जाएंगे। पहुंच गया लोग। उसके बाद दिसंबर में जब फिर मैं गया, सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम है जो कानून पास किया उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट पे रूलिंग देना है। द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is to consider the constitutional validity of those 3 laws. सुप्रीम कोर्ट वो नहीं किया, कमिटी बनाओ। अरे ये इट इज़ नो बिजनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पुट कमिटीज, दैट इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। और जस्टिस शरद बोबड़े जब वो चीफ जस्टिस था, वो भी महाराष्ट्र, मैं तेलुगु हूँ लेकिन महाराष्ट्र में रहता हूँ, और मेरा नाम ले लिया ओपन कोर्ट में, आप बनाइए। विश्व ने इसके ऊपर वो छोटा पीस भी कैरी किया ट्रिब्यून में। जस्टिस बोबड़े ने कहा आप कमेटी बनाओ सरकार को और साईनाथ जैसे लोग उसमें ले लो। मैंने उसी दिन डिक्लाइन कर दिया। उसी दिन मैंने स्टेटमेंट किया। मैंने कहा देखिए ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम आप वो 3 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून वो स्ट्राइक डाउन करो, वो कोर्ट का काम है। दूसरी बात, ये जो आप प्लान कर रहा है, ये तो मैं उसके लिए मैं एक शब्द बनाऊं, डेथ बाय कमिटी। जितना सरकारी कमिटी है, मैंने 3-4 कमिटी में हूँ, जब मैं डिसेंट नोट देता हूँ वो कमिटी का एग्जिस्टेंस भी वैनिश हो जाता है। मीडिया पे एक कमिटी, मैंने फरवरी में डिसेंट नोट दिया, उसके बाद अभी क्या अगस्त तक पहुँच गया, उसके बाद वो कमिटी ही डिसअपियर हो गया। और इतना सीनियर कमिटी वो है, अपॉइंटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब वो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट है भाई साहब। वो किससे ऑर्डर पे किया होगा? प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या पीएमओ का चीफ से ऑर्डर लेते हैं, कोई मुख्यमंत्री गवर्नर से राज्यपाल से नहीं लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा आदमी, उसने ऑर्डर दिया और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक कमेटी फॉर्म किया। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे ऊपर कमेटी फॉर्म करके 13 मेंबर कमेटी में 2 जर्नलिस्ट, जिसमें एक
एक शब्द नहीं बोला उसमें, और 2 मीटिंग के बाद चले गए। और फिर 2 और ब्यूरोक्रेट, 1-2 और जर्नलिस्ट, नाम के वास्ते जर्नलिस्ट, ओके। तो मैंने डिसेंट नोट जिस दिन दिया, उस दिन से अभी आरटीआई चल रहा है। अरे ये कमिटी, वेयर डिड इट डिसअपियर? कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटेड कमिटी, ऑर्डर्ड कमिटी, हाउ कैन इट जस्ट डिसअपियर? रिपोर्ट हैज डिसअपियर्ड, मेरा डिसेंट नोट हैज डिसअपियर्ड, एवरीथिंग हैज डिसअपियर्ड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कमिटी, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, इशू विल बी पुट टू डेथ बाय कमिटी। इसको मैं कहता हूँ डेथ बाय कमिटी। अगर आप एक इशू को मरवाना है, कमिटी अपॉइंट करो, 15-16 मेंबर का कमिटी अपॉइंट करके। इस जमाने में नहीं होगा वो इशू। मैंने कहा अगर किसान आंदोलन कहे, मुझको कहूँगा, अगर किसान आंदोलन मुझको कहें आप प्लीज़ कमेटी पे बैठो, फिर मैं बैठता हूँ, नहीं तो आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद योर कमेटी। तो ये फिर उसके बाद तो अभी उसी दिसंबर में कमेटी अपॉइंट हो गया, अशोक गुलाटी साहब, और पहला मीटिंग के पहले 4 मेंबर कमेटी, पहला मीटिंग के पहले 1 मेंबर इस्तीफा दे दिया, जो क्या नाम था, हाँ। तो पहला मीटिंग के पहले 25% कमेटी रिजाइन कर दिया। सरकार ने कहा 2 महीने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने के अंदर आप रिपोर्ट दे दो। अभी कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। कोई जानता नहीं कि कमेटी कहाँ है, कमेटी कहाँ बैठ रहे हैं, क्या रिपोर्ट दिया, ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया, फाइनल रिपोर्ट दिया, नथिंग। यह है डेथ बाय कमेटी। मौत की सजा कमेटी देती है, कुछ लिखेगा नहीं लेकिन इशू को मौत की सजा देती है। यह है डेथ बाय कमेटी। नाउ इन दी एक्चुअल, अभी एक्चुअल लॉज के अंदर मैंने क्यों कहा यह सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। 3 एक्ट है। एक तो वो एपीएमसी वाला, दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। पंजाब का किसान अच्छी तरह जानते हैं, वो पेप्सिको के साथ झगड़ा हुआ, बहुत सारा झगड़ा हुआ, वो सब अच्छी तरह जानते हैं इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब से ईस्ट इंडिया कंपनी था उस समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और देखिए एक सक्सेस स्टोरी हमको दिखाइए, एक सक्सेस दिखाइए हमको ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम से। अरे वो चंपारण में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट है। चंपारण में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो दूसरा। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, वो इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट मैं उसको जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ 1 महीने में, 1 मिनट में। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट का क्या किया, जितना है एसेंशियल कमोडिटीज उसको बोल दिया अभी एसेंशियल नहीं है। ठीक है, बस उतना तो है सब्सटेंस ऑफ द एक्ट। और लेकिन एक क्लॉज लिखा है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं कोई चीज़ को, इसेंशियल डिक्लेयर कर सकते हैं। और कब और कैसा? जब फैमिन आएगा, जब युद्ध होगा, जब प्राइस, दाम 100% से ज़्यादा, 50 से 100% से ज़्यादा बढ़ जाएगी कीमत, फिर हम, आप बताइए 100% बढ़ने के लिए 1 दिन में होगा?
2 दिन में होगा। और युद्ध और फैमिन, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब है कि आप एसेंशियल कमोडिटी रेजिम भूल जाओ बस। और 2 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और एपीएमसी। एपीएमसी का अभी ये करके मैं बताता हूँ व्हाई इट अफेक्ट्स ऑल सिटीजन्स। पहला चीज़ है, एपीएमसी के खिलाफ पूरा ये कॉरपोरेट मीडिया, कॉरपोरेट जगत का मीडिया, अंबानी का मीडिया, अडानी का मीडिया, ऐसा एक कैंपेन किया, विलिफिकेशन कैंपेन। ये देखो एपीएमसी एक बड़ा ईवल एम्पायर है। और ये बेवकूफ़ किसान उसको समझ में नहीं आते हैं। हम उसके लिए कर रहा हूँ, उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ। जो ब्यूरोक्रेट, जो गुलाटी, कभी कृषि खेती बाड़ी कुछ नहीं किया कभी, वो आपको बता रहे हैं क्या चीज़ अच्छा चलेगा आपको। तो दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, आप लोग जानते हैं एपीएमसी के बारे में, यू नो बेटर देन मी, लेकिन व्हाई द एपीएमसी केम एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द एपीएमसी। किसान लोग मांग रहा है 30 साल के लिए रिफॉर्म ऑफ एपीएमसी, लेकिन अलग टाइप रिफॉर्म, प्रो किसान रिफॉर्म। ये लोग कर रहा है प्रो कॉर्पोरेट जगत रिफॉर्म। ये है, हमको भी रिफॉर्म चाहिए एपीएमसी में, आप लोग को सब नहीं चाहिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और 30 साल किसान सभा, किसान आंदोलन, किसान ऑर्गेनाइजेशंस मांग रहा था उसको। लेकिन एक हिस्ट्री है इसमें। आपको पहली बात, ये टोटल लाइज, झूठ है कि एपीएमसी का मोनोपोली है, नॉनसेंस। आज भी 60% से ज़्यादा भारतीय किसान एपीएमसी तक नहीं पहुंचते हैं, साहूकार को देते हैं, एजेंट, कमीशन एजेंट को देते हैं। अब तक 60% से ज़्यादा किसान इस देश में साहूकार को देते हैं। प्रायर एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब, प्रायर कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी हम खन्ना में बैठे हैं, हाँ, 2021 में, अगस्त में, जब हम बात कर रहे हैं, आपका किसान भाई और बहन लोग ओडिशा में, कालाहांडी में, वो साहूकार को प्लेज कर रहा है 2023 का फसल, 2023 का फसल प्लेज कर रहा है वो। क्यों? मैं पूछा यार आप ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो बोला इसलिए कि हमको 2021 में खाना खाना है साहब। आई कांट वेट टिल 2023 टू ईट। इतना डेट ट्रैप हो गया, इतना कर्जा का ट्रैप हो गया उसका। तो ही इज प्लेजिंग द क्रॉप ऑफ 3 years अहेड। उसका चॉइस क्या है? अगर उसको एपीएमसी में ला सकते हैं, हिज वर्ल्ड विल चेंज, उसका दुनिया बदल जाएगा अगर वो एपीएमसी में आ सकते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, एपीएमसी मोनोपोली है, ये है वो है। एपीएमसी क्यों आया पहले? इसलिए कि प्राइवेट का मोनोपोली इतना बड़ा था, साहूकार का कंट्रोल इतना बड़ा था, तो एपीएमसी आपने लाया वो मोनोपोली तोड़ने के लिए। और अब तक वो तोड़ा नहीं, यू हैव नॉट ब्रोकन दैट मोनोपोली। मैंने आपको, आप लोग जानते हैं लेकिन मैंने पूरे देश में एक एग्जाम्पल देता हूं, एपीएमसी की क्या इंपॉर्टेंस है। क्या एपीएमसी एक स्वर्ग है किसान के लिए? नहीं, प्रॉब्लम्स है किसान के लिए, बहुत हैं एपीएमसी में किसान का प्रॉब्लम। लेकिन बंद कर सकते हैं एपीएमसी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं।
हम सब अभी गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। गवर्नमेंट स्कूल का बहुत प्रॉब्लम्स है। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर स्टूडेंट है वहाँ स्कूल नहीं है। हम सब अच्छा मटेरियल नहीं है, अच्छा किताब नहीं है, नोटबुक नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स। कोई भी कह सकता है कि सब सारा गवर्नमेंट स्कूल बंद करो? कोई कह सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाँ बंद करो? बहुत प्राइवेटाइजिंग हुआ अब तक। हम सब जानते हैं कि जिला हॉस्पिटल में या पीएचसी में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशान होते हैं लोग, लेकिन उसको बंद करेगा तो लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा? उसका फिलॉसफी कहता है अंग्रेजी में, द मैन इज सिक किल हिम। वो बीमार है, मरवा दो, मार दो उसको। यह है फिलॉसफी। द गवर्नमेंट स्कूल, विदाउट गवर्नमेंट स्कूल करोड़ों बच्चे इस देश में एजुकेशन का चांस नहीं है। जितना भी प्रॉब्लम हो, अरे पैंडेमिक में अगर सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हुआ था, आप सोचो क्या डेथ टोल हुआ होगा। अभी 4 लाख बोल रहे हैं, हाँ? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हुआ था, हाउ मेनी, 10 लाख से ज़्यादा होगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं आपको कह रहा हूँ, द गवर्नमेंट स्कूल इज द एपीएमसी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। एपीएमसी इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ द एग्रेरियन सेक्टर। ये है एपीएमसी। उसको इम्प्रूव करना है, सुधारना है, इम्प्रूवमेंट करना है। बंद कैसा कर सकते हैं? ये है। अगर आप, आर यू प्रिपेयर्ड टू शट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स? यू आर नॉट। नोबडी विल डेयर डू इट। तो किसान लोग को ये कर सकते हैं। दे ऑल्सो नो, रिमेंबर, मैंने कहा बहुत लोग समझते हैं कि किसान वर्ग जनसंख्या देश का 50% 60%, ये सच नहीं है। एक्चुअल किसान परसेंटेज है, मैंने कहा 1,500 लाख गिर चुका है। 8% जनसंख्या का फुल टाइम फार्मर, जो सिर्फ उनका इनकम, मेन इनकम कृषि से आती है, 8%। वो 8% का मतलब 95 मिलियन, 95 मिलियन, 950 लाख। कम नहीं है नंबर, लेकिन 50-60% नहीं है। फिर खेत मजदूर एक और मार्जिनल फार्मर जो 3 महीने करते हैं, 4 महीने काम करते हैं, वो 2% और हैं, और खेत मजदूर 22% है। ये आपका सेंसस का फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग का समझ में आप नहीं कर सकते हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पूरा एग्रीकल्चर उसका प्लान है, पूरा खेती बाड़ी कृषि कॉरपोरेट जगत के हाथ में दे। जैसा जितना इंडस्ट्री को कॉरपोरेट जगत में के हाथ में है, जैसा ये पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, वैसा कृषि को भी हम कॉरपोरेटाइज कर सकते हैं। इसमें उनका दिक्कत है कि जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो सिर्फ वो मजदूर रेजिस्ट करेंगे, वो पब्लिक सेक्टर है। लेकिन कृषि ऐसा सेक्टर है कि हमेशा प्राइवेट ही था, कोई सरकारी किसान नहीं है, हमेशा प्राइवेट था। कृषि खेती बाड़ी ऑलवेज अ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके उसको कॉरपोरेट सेक्टर बनना है। इसलिए अंबानी जी, अडानी जी, वो कानून उसी ने लिखा है,
दे हैव रिटन दोज लॉस। और देखिए, तो ये सब इनएफिशिएंसी है, ये है, वो है। आपको बताता हूँ फिनेंशियल इंटरेस्ट क्या है इसमें, और आप सोच लीजिए इस नंबर्स के ऊपर, जो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ अभी। एक मुकेश अंबानी, उसका, जिसको आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और हर किसान का वेल्थ उनको देना है, उसका धन दौलत कितना है उनके पास बताऊं? 84.5 अरब डॉलर, 84.5 बिलियन डॉलर्स उसका वैल्यू है। 84.5 अरब डॉलर, वो पब्लिक फिगर है, वो कोई सीक्रेट नहीं है। और पंजाब का वेल्थ क्या है, पंजाब का जीडीपी क्या है? पंजाब का जीडीपी है 85.5 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर का फर्क है मुकेश अंबानी का धन दौलत और पंजाबी लोग का धन दौलत, जीडीपी। और इनको यू आर टेकिंग दिस, और कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो सब रिच फार्मर है। अरे इस देश का फार्मर एवरेज इनकम क्या है? मंथली इनकम, फार्मर का इंडिविजुअल इनकम नहीं है, हाउस होल्ड इनकम है, पूरा परिवार का इनकम काउंट करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे में। और किसान का परिवार में लगता है 5 लोग। एवरेज मंथली इनकम ऑफ किसान हाउस होल्ड इन दिस कंट्री, ऑल सोर्सेस, सिर्फ कृषि नहीं, ऑल सोर्सेस, 6,426 रुपया। उसमें 2-3 राज्य अलग है, पंजाब, केरल, जिसका बहुत ज़्यादा है। पंजाब का एक हाउस होल्ड का एनएसएस फिगर है 18,050 रुपया। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे पर कैपिटा आते हैं कितना? 3,500। और इसको रिच फार्मर बोलो, रिच फार्मर। जो अशोक गुलाटी, सुरजीत बल्ला आपके खिलाफ लिख रहा है, सुरजीत बल्ला आईएमएफ का डायरेक्टर है इंडिया का, वो एक दिन में कमाई करता है जितना 3 परिवार, किसान परिवार एक महीने में कभी कमा नहीं सकते। समझो आप। और इन लोग को गाली देते हैं रिच फार्मर। जाइए रिच फार्मर, आपको क्यों कुछ। तो रिच फार्मर से लेके कौन सा गरीब फार्मर को दे रहे हैं? अंबानी और अडानी, हैं? ये है आपका गरीब फार्मर। तो ये, और लास्ट वो लॉ, कानून में मैंने क्यों कहा इट इज़ नॉट ओनली एट फार्मर्स, इट इज़ अफेक्टिंग एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। एपीएमसी एक्ट में और वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला एक्ट में 2 क्लॉज है, 13, 15 और इसका 17, 18 दूसरा में। ये एक्ट में 2 क्लॉज है जिसने आपको बार करते हैं, सिर्फ किसान को नहीं, नो सिटीजन कैन टेक disputes under this act to the court. You are excluded from the courts. The acts are excluded from the jurisdiction of the civil court. ठीक है, मैं तो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, मैं अंबानी हूँ, सोचो। और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वैसे भी मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना है तो कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं इसलिए कि
द एक्ट इज बार्ड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स। ठीक है, वो सिर्फ किसान के नहीं है, हर नागरिक को बैन है। इसमें देखिए जो वकील बैठे हैं, वकील का धंधा भी कोलैप्स होने वाला है। इसमें वकील का धंधा भी कोलैप्स होने वाला। क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा केसेस क्या है? कृषि का, लैंड रिलेटेड, ये सब है उनका। वो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल वकील, अरे भाई साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा, यू आर डिस्ट्रॉइंग द लीगल प्रोफेशन विद दिस एक्ट, यू आर हार्मिंग द लीगल प्रोफेशन। दे विल नॉट बी एबल, बिकॉज देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एनी मोर टू डील विद दीज इश्यूज। तीसरी बात है, why these two clauses which ban citizens from invoking the courts, it is a violation of one of the most fundamental rights of the Indian Constitution. बहुत लोग समझते हैं कि नंबर 1 राइट है फंडामेंटल, या पहला 3 में आती है, आर्टिकल 32, राइट टू लीगल रेमेडी। अगर आप राइट टू लीगल रेमेडी हटा सकते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी ह्यूमन है, एंटी किसान है, एंटी सिटीजन है। सिर्फ किसान का नहीं प्रॉब्लम है, अभी वही क्लॉजेस हर कानून में ला रहा है। पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कर्नाटक में काउ स्लॉटर लॉ, एंटी काउ स्लॉटर लॉ पे, वो भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बैंड। अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो कहाँ जा सकते हैं? एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसमें कौन बैठता है? कलेक्टर, एसडीएम, डिप्यूटी कलेक्टर, नायब तहसीलदार। ये लोग अंबानी के खिलाफ जजमेंट देंगे आपके लिए, हाँ? देंगे क्या? तो पूरा ये क्या कर दिया, ये इस कानून में लो लेवल एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी बना दिया। दे हैव कन्वर्टेड द लो लेवल एग्जीक्यूटिव इनटू जुडिशरी, दे हैव टेकन ओवर द रोल ऑफ द जुडिशरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ किसान की बात नहीं है, एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हैज बीन वायोलेटेड एंड डैमेज्ड बाय दीज 3 लॉज। ठीक है, ये सब कह के सवाल यह है, अगर ये 3 कानून वापस ले, कृषि संकट सॉल्व हो जाएगा? नहीं, नो। कृषि संकट और बड़ा चीज है, उसमें पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक डायरेक्शन है। एग्रेरियन क्राइसिस, एग्रेरियन क्यों कहते हैं? एग्रीकल्चर में है आपका 22% खेत मजदूर, 8% फुल टाइम फार्मर, 2% मार्जिनल फार्मर। लेकिन उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जुलाहा, कुंभहर, उसमें करोड़ों लोग और हैं। एग्रेरियन का मतलब 8% नहीं है भाई साहब, वो 50% से ज्यादा होगा। इसलिए ये पूरा हमारा समाज का संकट है। देखो कुंभहर को क्या हो रहा है, देखो अभी बनारस का जो जितना सबसे दुनिया में फेमस बनारस सिल्क साड़ी, देखो कैसा पड़ा है वो जुलाहा, फिनिश्ड कंप्लीटली। अभी 8-10 फैमिली सर्वाइवल कर रहा है, 200-300 फैमिली अलग अलग काम ढूंढ रहा है। एग्रेरियन का मतलब वो पूरा है। मैंने 800-900 घर से ज़्यादा विजिट किया जहां आत्महत्या हो चुका था। और मैं देख रहा था गांव में, आंध्रा में, केरल में, तमिलनाडु, जहां किसान का इकोनॉमी गिर जाती है, जहां किसान का इकोनॉमी कोलैप्स आ जाती है, मिस्त्री और जुलाहा उसका स्टारवेशन डेथ हो रहा है। गांव में मिस्त्री कैसा काम करेगा? आपको कुछ बनाएगा, बुलक कार्ट बनाएगा,
आपने पूरा पैसा नहीं देते हैं, 30% पैसा देंगे और इतना तो चावल या गेहूं, ऐसा ट्रांजैक्शंस होता है देश में। मुझको मालूम नहीं है इस साइड लुधियाना में कैसा चलता है, लेकिन पूरा देश में ये कॉमन है कि मैं आपको काम करूं, टूल्स बनाऊं, आप मुझको इतना किलोग्राम, इतना क्विंटल चावल देते हैं, इतना क्विंटल गेहूं देते हैं। लेकिन जब किसान बैंकरप्ट होगा, क्या दे सकते हैं वो, और मैं क्या खाऊं? तो मिस्त्री और कुंभार और उन लोग का स्टारवेशन डेथ्स हुआ। जहाँ किसान का आत्महत्या हुआ, वहाँ आप देख सकते हैं कि मिस्त्री और कुंभार और दूसरे ऑक्यूपेशन का स्टारवेशन हुआ। इसलिए कि सब लोग किसानियत इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। वो किसान नहीं है, वो एग्रेरियन है। और पूरा इस कंबाइंड कम्युनिटीज़ को हम एग्रेरियन कहते हैं, और एग्रेरियन संकट उस सबको इफेक्ट हो रहा है। ये कैसा आया ये संकट? 1991 से जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन किया, उस दिन से मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कह के बीज का प्राइस 300% बढ़ गई। विदर्भा में कॉटन मैंने ट्रैक किया, लोकल कॉटन, जो कॉरपोरेट कॉटन नहीं, जो खुद किसान लगाते हैं, 1 किलोग्राम था 1991 में 9 रुपया। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान वही लेते हैं बीज, उनकी फसल से ही लेते हैं। फिर हाइब्रिड सीड आ गया, उसका 300 रुपया 450 ग्राम के लिए। फिर बीटी आ गया 1600 रुपया 450 ग्राम के लिए। मतलब 450 ग्राम के लिए 1600 रुपया, इसका मतलब है कि 1800 रुपया तक हुआ। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम बीटी सीड 4000 रुपया, 1800 900 ग्राम्स 3600, गिन लीजिए। जो 9 रुपये के लिए खरीद सकते हैं, 4000 रुपये के लिए खरीद रहा था। ठीक है, हाइब्रिड से कम इंक्रीज, तब भी 100, 200, 300% इंक्रीज हुआ। तो हर चीज़ जो किसान यूज़ करते हैं, किसान और दूसरे समाज का फर्क एक है। किसान सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, एजुकेशन करना है, हेल्थ करना है, ये सब करना है उन लोगों को। बाकी लोग जो मैं जैसा मिडिल क्लास, सैलरीड क्लासेस हैं, हमको लिए हमारा इंडेक्स सैलरी में डीए बढ़ गई, और जितना सरकारी प्रोग्राम आता है उनको, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री था, जब मैंने लिखा था विदर्भा के ऊपर, वो आ गया विदर्भा में, और उसका प्रोग्राम था भैंस बांटना। मैंने कहा देखो, ये इसमें जो बहुत सारा किसान यहाँ बैठा है वो विदर्भा में, उसका वो आदत नहीं है, वो कैटल ब्रीडर नहीं है, वो नहीं जानते हैं, वो कपास पैदा कर सकते हैं, कैटल को नहीं देख सकते हैं। आप देंगे तो 6 महीने में आधा कैटल मर गया। और जब मैंने एक बूढ़े औरत को, दलित किसान को मैंने मिला था, हर दिन मैंने देखा वो भैंस लेके जा रही है। मैंने उसको स्टॉप करके पूछा, जी आप ये भैंस लेके ऊपर नीचे क्यों जा रहे हो आप? वो कहा, साहेब ये भैंस नहीं है, ये बूथ है। हाँ, ये बूथ है, मेरा पूरा परिवार से ज़्यादा खाती हैं, मैं इसको कैसा फीड करूं? और दूसरा एक एजुकेटेड फार्मर को मिला, जिसने पूरा कंप्लीटली ही वॉज ड्रंक, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया मुझको। मैंने गांव में गया रात को, और वो गाना गा के आ रहा है वो एक भैंस के साथ।
जो प्रधानमंत्री का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो गाना गा के आ रहा था। मैंने पूछा, जी मैंने आपसे बात कर सकता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मैं, हाँ पत्रकार है, नो यस ओके, लेकिन साहब पहले एक बात, ये भैंस देखिए, आप खरीद लो, अच्छा भैंस है। मैंने कहा देखो यार, मैं पत्रकार हूँ, मैं भैंस लेके क्या करूँ? नहीं, इसे सर आप ये भैंस खरीद लो, आप भैंस ले लो मुझसे, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, ये टॉप क्लास भैंस है। तो मैंने कहा यार मैं पत्रकार हूँ, मैं कागज़ और कलम से पेश करता हूँ, मैं भैंस लेके क्या करता हूँ? उसने कहा सुनो, ये कोई साधारण भैंस नहीं है, ये प्रधानमंत्री का भैंस है। फिर मैंने कहा यार हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भैंस है, लेकिन प्लीज़ मेरा इंटरव्यू करने दो आपसे। इसे ठीक है, निकालो नोटबुक। पूरा पी गया वो, निकालो नोटबुक। मैंने कहा आपका मांगी क्या है? उसने उस समय वो 6th पे कमीशन निकल रहा था, 6 पे। उसने कहा मेरा एक ही मांगी है, जिसमें IAS वाले का सब 80,000 40,000 रुपया इंक्रीमेंट मिला, सब मिला पे कमीशन में। उसने कहा मेरा एक ही मांगी है, जब अगले पे कमीशन आएगा, ये सब बाबू लोग को इंक्रीमेंट देने में ऐसा एक भैंस दो, पैसा हमको दो, पैसा हमको दो। उसने बहुत गाली दिया, बहुत प्रोफेन लैंग्वेज में कहा उन लोग को। एक हर ब्यूरोक्रेट, हर IAS को एक दे दो यार, जो लाल बत्ती वाला बैठे हैं, लाल बत्ती कार पे आता है ना उनका, वो लाल बत्ती लोग, उनको सब एक भैंस दे दो, इंक्रीमेंट हमको दे दो 40,000 रुपया। बढ़िया लॉजिक था, मैंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, लिखा था उस स्टोरी में। और प्राइसेस बढ़ गई। अभी आप कैलकुलेट करो, कपास में, शुगर केन में, एक वो उत्पादन लागत और कल्टीवेशन कॉस्ट एक एकड़ का 5 गुना बढ़ गई। 5 गुना बढ़ गई या नहीं? पिछले 20 साल में बढ़ गई ना। किसान का इनकम 5 गुना बढ़ गई? नहीं हुआ, किसान का इनकम नहीं बढ़ा 5 गुना। और मोदी जी कहता है कि अगले साल तक 2 गुना बढ़ जाएगा। अरे गिर रहा है इनकम, अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा तो भी प्राइस, कीमत तो 5 गुना बढ़ गई। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं हम, इसलिए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सिर्फ कॉरपोरेट जगत को सर्विंग कर रहा है। अभी कर्जा, आउटस्टैंडिंग लोन बड़ा बैंक का 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया पिछले साल, और उसमें 70% किसान नहीं है वैसा, कॉरपोरेट जगत। आपका विजय माल्या, चोकसी, मोदी, ये लोग, नीरव मोदी, ये सब 19,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उनका जो डैमेज किया बैंक को, अभी सरकार कर रहा है कि बैंक को प्राइवेटाइज करो। बैंक को प्राइवेटाइज करे को जितना कम भी मिल रहा है आपको, वो भी नहीं मिलेगा। इनकम, क्रेडिट, मार्केट प्राइस, एक्सेस, APMC, एक से ज़्यादा, एक के बाद एक हटा रहा है। तो दिस इज योर प्रॉब्लम। द एग्रेरियन क्राइसिस विल नॉट गो अवे इवन इफ यू विड्रॉ द 3 लॉज। वो 3 कानून तो हटाना चाहिए। वी हैव टू फाइट, इवन वी हैव टू फाइट टू द फिनिश टू रिमूव दोज लॉज, एंड वी हैव टू सी दैट दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। लेकिन ये है, तो एग्रेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा पॉलिसी डायरेक्शन से आया है, बहुत बड़ा पॉलिसी डायरेक्शन से आया है,
और उसको रिवर्स करने के लिए पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो रिवर्स करना चाहिए। और मैं ये अंत में ये कहता हूँ आपको कि अगर वो, मैंने कहा वो जो हमारा साथी बैठे हैं सिंगू और टीकरी में, अगर वो जीत जाएगा तो भी कृषि संकट और एग्रेरियन क्राइसिस बंद नहीं होगा। लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं, हम सबको एक सिग्नल दे रहा है, पूरा देश को एक सिग्नल दे रहा है कि कितने भी बड़े हो मोदी शाह, हम रेजिस्ट करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जिस ज़माने में हर लोग केंद्रीय सरकार से डरते हैं और बहुत सारा नॉन भाजपा मुख्यमंत्री भी डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ इनकम टैक्स केस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस है, बहुत ऑपोजिशन लीडर्स भी डरते हैं इसमें। तो लोग समझते हैं समाज में कि इन मोदी के कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। एक किसान वर्ग दिखा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के बिना हम रेजिस्ट कर सकते हैं, चाहे जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हम रेजिस्ट करेंगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द करंट स्ट्रगल। सबको एग्जाम्पल देखिए, वो जो मैंने कहा आपको ओपिनियन पोल तमिलनाडु इलेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। यूपी पंचायत इलेक्शंस में बड़ा इम्पैक्ट हुआ, पहली बार भाजपा पंचायत इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बुरी तरह मार खाया, और उसके बाद अपर लेवल जिला परिषद इलेक्शंस में ज़्यादा वायलेंस यूज करके कंट्रोल किया। और वो क्या यूपी में क्या हुआ, पैंडेमिक और किसान रेजिस्टेंस, और किसान लोग पैंडेमिक के बीच में सैक्रिफाइस करके वो रेजिस्टेंस कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वी हैव ऑलरेडी वन सम विक्ट्रीज, और किसान लोग पॉलिटिकल सिचुएशन में जो इम्पैक्ट कर रहा है दैट इज इरिवर्सिबल। थैंक यू।